नमस्कार। आज अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बार एक जुलाहा था जो बुनकर होता है, कपड़े का व्यापार करता है। तो उस जुलाहे का जो स्वभाव है वो बहुत ही विनम्र था, वो दयालु था, उसे कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार कुछ शरारती लड़के उसकी दुकान पर गए और उनमें से एक शरारती लड़के ने कहा कि मुझे एक सुंदर सी साड़ी दिखाओ। जुलाहे ने एक बहुत ही सुंदर साड़ी उसके सामने रखी। लड़के ने पूछा, इसका क्या मूल्य है? जुलाहे ने कहा, इसके 2 रुपये हैं। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। तो जुलाहे ने कहा, इसके 2 रुपये हैं। लड़के ने वो साड़ी उठाकर झट से उसके सामने 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा वहीं फेंक दिया और बोला कि मुझे ये इतना सा ही टुकड़ा चाहिए, पूरी साड़ी नहीं चाहिए। इस टुकड़े का बताओ कितने रुपए लोगे? जुलाहे को गुस्सा नहीं आया और उसने कहा कि इसके 8 आने दे दीजिए। लड़के ने फिर उसी टुकड़े के 2 भाग कर दिए, एक नीचे रख दिया और दूसरा हाथ में लिया कि मुझे तो यही चाहिए, इसका क्या मूल्य लोगे? जुलाहे को इस पर भी क्रोध नहीं आया और लड़के ने यूं करते करते उस साड़ी के कई टुकड़े कर दिए। जुलाहा अब भी शांत था, विनम्र था। वो लड़के की तरफ देख रहा था। लड़का उसको क्रोध दिलाने की पूरी ठान चुका था, लेकिन जुलाहे को क्रोध नहीं आया। जुलाहा विचार मग्न था। लड़के ने तो बोला कि मुझे ये साड़ी नहीं लेनी, इन टुकड़ों का मैं क्या करूँगा? ये टुकड़े मेरे किस काम के हैं? तो जुलाहे ने फिर विनम्रता से कहा कि बेटा, ये टुकड़े तुम्हारे तो क्या, अब किसी के भी काम के नहीं हैं। अब लड़का थोड़ा और शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि मैंने आपकी साड़ी फाड़ी है, इसका नुकसान मैंने किया है, मैं इसके पूरे पैसे दे दूंगा। इस प्रकार लड़के का अब धन अभिमान जाग गया। लड़के ने कहा, मैं अमीर बाप का लड़का हूँ, मैं इसके पैसे दे दूंगा। तुम गरीब हो, तुम्हारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तब जुलाहे ने कहा कि बेटा, इस नुकसान की भरपाई तुम नहीं कर सकते। सोचो, किसान ने जब कपास पैदा की थी तो कितना कितना परिश्रम करके उसे पैदा किया था, उसे निकाला था, और उसके बाद मेरी पत्नी ने कितनी मेहनत करके इसको बुना और इसको काता था। उसके बाद मैंने इसको बना और रंगा था, कितनी कितनी मेहनत की थी। इसकी कीमत तो तभी पूरी होती जब इसे कोई पहनता। ये सारी बातें जुलाहा बहुत ही विनम्रता से कह रहा था। उसकी वाणी में आक्रोश नहीं था, सौम्यता ही थी। इतना सुनकर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। जुलाहे ने फिर एक बार विनम्रता से कहा कि बेटा, मैं तुमसे पैसे लेकर मैं अपना काम तो चला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हाल वही हो जाता, तुम्हारी ज़िंदगी का हाल वही होता जो इस साड़ी का हुआ है। लड़के के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वह शर्म से नीचे झुक गया। तब जुलाहे ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारा ये पश्चाताप ही इसकी कीमत है। इस कहानी में बहुत से पहलू हैं, आप उन पर विचार करेंगे तो तरह तरह की बातें आपके मन में पैदा होंगी। विनम्रता की कितनी बड़ी कीमत होती है, सौम्यता की कितनी बड़ी कीमत होती है, परिश्रम मेहनत की कितनी बड़ी कीमत होती है, पश्चाताप की कितनी बड़ी कीमत होती है, ये सब इस कहानी में जानने को मिला। चलिए हम चलते हैं आगे अपने अध्ययन बिंदु पर। कल मैंने रेखा, बिंदु, रेखाखंड, किरण आदि के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं कोण पर जानकारी दे रहा हूँ, तो चलिए देखिए कोण क्या होता है।
मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में दो रेखाएं निकलती है तो वे एक कोण का निर्माण करती है। ये कोण, ये कोण, ये कोना, ये कोण। अगर हम इनको आगे भी बढ़ाते हैं, इनको आगे भी बढ़ाते हैं तो एक कोणा ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। अब प्रश्न ये है कि एक बिंदु पर अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। कुछ कोण डी चांदा जिसको बोलते हैं और पटरी जिसको स्केल बोलते हैं उनकी सहायता से भी बनाए जाते हैं। कुछ कोण प्रकार की सहायता से बनते हैं। चांदा और प्रकार, प्रकार से बनने वाले सबसे पहले प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर इसके बाद हम 120 डिग्री का, 180 डिग्री का और हम इनका आधा करके भी 90 डिग्री का, इसका भी आधा करके 30 डिग्री का, इसका भी आधा करके 15 डिग्री का, ये हम कोण बना सकते हैं। ये सारे प्रकार से बनते हैं। लेकिन चांदे की सहायता से भी कुछ कोण बनते हैं जो इनके बीच में रह जाते हैं। जैसे 65 डिग्री का बनाना है या 62 का बनाना है या 61 का बनाना है तो ये जो कोण है ये चांदे की सहायता से बनते हैं। जब कोण संरचना का अध्याय करवाएंगे तब इन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में बताया था जो लंबवत रेखा होती है उसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का ये हो गया। अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं तो 90 डिग्री का ये हो गया और 90 डिग्री का ये हो गया और 90 डिग्री का ही ये कोण हो गया। तो आप आराम से देख सकते हैं 90 90 90 90 ये 360 डिग्री के कोण बन गए। पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण 360 डिग्री का हो गया। तो पहला प्रश्न ये है कि एक बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है 360 डिग्री। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब ये भी एक समकोण हो गया, ये भी एक समकोण हो गया और ये भी एक समकोण हो गया। तो चार समकोण का मतलब हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री से कम के कोण है, मतलब 89, 88 इस तरह से, यहाँ 0 से आगे 1, 2, 3, 4 ये पूरे इनके बीच के जो कोण हैं वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। और जब पूरा 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको बोलते हैं समकोण। 90 का होते ही बोलेंगे समकोण, 90 से कम है उसको न्यून कोण। और 90 के बाद के जितने भी कोण हैं 95, 100, 105, 110, 15, 20 जो भी हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। और अब ये 90 और 90 180 का बन गया। ये यहाँ से यहाँ तक 180 का, ये 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। इसको ऋजु कोण भी कहते हैं, ऋजु कोण भी कहते हैं। और फिर 180 से ज़्यादा का जो कोण है उसको कहते हैं वृहद कोण। एक नाम आता है पूरक कोण। जब दो कोण उनका योग अगर 90 डिग्री आता है, कोई भी कोण ए प्लस कोण बी, अगर ये दोनों 90 डिग्री के कोण हैं तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपको किसी ने कह दिया कि ये कोण 30 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण कितने का होगा। तो आपको पता है ये दोनों 90 डिग्री के होते हैं तो 90 में से 30 आप घटा सकते हैं तो ये 60 डिग्री का दूसरा बन गया।
तो पूरक कोण वो होते हैं जिनके दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो दूसरा कोण 60 का हो गया, तभी तो ये 30 और 60 90 का बन जाता है। अब एक नाम और है, जैसे ये कोण यहाँ से यहाँ तक तो क्या था 90 का, हम इसको आगे ले जाते हैं यहाँ तक, तो 90 90 180 डिग्री का। तो ये जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बन जाता है। अब ये 180 डिग्री के कोण अगर दो हैं, उनका योग 180 है, तो उनको बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, अगर दो कोण समपूरक है तो उनका योग 180 डिग्री होगा। अब आपको कोई कहता है, ये कोण दे देता है आपको 40 डिग्री, तो पूछता है कि दूसरा इसका संपूरक कोण कितना होगा, तो आप 180 में से, संपूरक है ना तो 180 में से घटाएंगे। अगर पूरक होता तो हम 90 में से घटाते, तो 180 में से 40 घटाएंगे तो ये बच गए 140 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण ये यहाँ 140 डिग्री का बन गया। अब पिछले वीडियो में मैंने समानांतर रेखा की बात की थी, तो ये दो समानांतर रेखाएं हैं। अब इनको कोई तीसरी रेखा, तिरछी रेखा काटती है तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। जो तीसरी रेखा काटती है उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, जो तीसरी रेखा समांतर रेखाओं को काटती है। अब यहाँ कुछ कोण, विशेष कोणों की जानकारी देता हूँ जो आगे भी आपके काम आएगी, बड़ी कक्षाओं में भी और आगे कंपटीशन में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनके बारे में देखिए, कई बार ये कोण दे देता है 45 डिग्री का, अब वो पूछ लेता है ये कोण कितने का है। तो इसके लिए थोड़ी सी बातें बताता हूँ। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, उनके नाम जानिए। ये 45 का है इतना सा, तो ये इतना कितने का होगा, अभी बताया था मैंने कि ये दोनों क्या है, ये एक बिंदु है, ये पूरा यहाँ तक कोण है, तो ये सरल कोण है 180 डिग्री का है। अब 180 मतलब संपूरक कोण है, ये दोनों संपूरक कोण है, तो 180 में से 45 घटा दीजिए तो 135 डिग्री का ये कोण बच गया। ये 135 डिग्री का कोण है। अब यहाँ मैं कोणों की जानकारी दे रहा हूँ। ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण, ये संगत कोण है, संगत कोण। और इनकी क्या विशेषता है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये 45 का तो ये भी 45 का। इधर ये देख लीजिए, इधर ये ऊपर का कोण और ये ऊपर का कोण, तो ये दोनों बराबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये नीचे का कोण और ये नीचे का कोण, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। इसी प्रकार ये नीचे का कोण, ये वाला कोण और ये नीचे का कोण, ये भी बराबर है। क्यों? क्योंकि संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। इनके शीर्ष मिलते हैं ना, ये इसको शीर्ष बोलते हैं। तो ये शीर्षाभिमुखी कोण है। शीर्षाभिमुखी कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का मिलेगा, ये 135 का है तो ये इधर वाला भी 135 का मिलेगा। ये जो कोण है उसका ये बराबर मिलेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है, आमने सामने के। और ये कोण इसके बराबर मिलेगा, ये भी शीर्षाभिमुखी कोण है। अब और देखिए, समानांतर रेखाओं को इससे दर्शाते हैं, इस निशान से। इसका मतलब है ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। अब ये तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ एक और चीज़ देखिए, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये कोण और इधर का ये कोण, ये कोण भी बराबर होते हैं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे नियम है कि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ यही बात है। ये कोण और इधर का ये कोण एकांतर कोण है, इसलिए बराबर है।
अब आप इस कोण का मान कई प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का होगा। अब ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये तो क्या थे? ये कोण क्या थे? बराबर क्यों थे? क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण थे, इसलिए बराबर थे। और ये दोनों कोण बराबर कैसे हैं? ये एकांतर कोण है, इसलिए बराबर हैं। तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कितने का हो गया? 45 का। अब ये 45 का हो गया तो ये शीर्षाभिमुखी है, तो ये फिर 45 का हो गया। ऐसे निकाल सकते हो आप। एक बार और देखिए, ये कोण पूछा है कितनी डिग्री का है, ये कितनी डिग्री का है। तो आप देख लीजिए कि ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण, और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये 45 का आ गया, ये 45 का आ गया, तो ये शीर्षाभिमुखी फिर 45 का हो गया। दूसरे तरीके से देखो तो ये रेखा है, ये बिंदु है, ये पूरा कोण 180 का है ना, सरल कोण 180 का। तो 180 में से 45 घटा दीजिए तो ये कितने का हुआ? 135 का। अब ये 135 का है तो ये रेखा पकड़ लीजिए। अब ये रेखा, तो इस पर ये पूरा 180 का हो गया ना, सरल कोण 180 का। तो 180 में से 135 घटा दीजिए, फिर ये 45 का बन गया। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। 3 नाम आपको याद रखने हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं। दोबारा आप देख सकते हैं, ये और ये कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है। अच्छा, अब चलिए, ये कोण और ये कोण बराबर क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुखी कोण है। अब दोबारा देखिए, अब बताइए, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। अब एक बात और बताइए, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये साइड और ये साइड ये बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। समझ आई बात? और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक रेखा को पकड़ लीजिए तो पूरा का पूरा 180 का होता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब 180 का भी नीचे की साइड में बनाएं तो मैंने कहा था ना, एक बिंदु पर 180 और 180 360, एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अगले वीडियो में कोण की संरचना कैसे करते हैं, प्रकार से कौन से बनते हैं, चांदे से कौन से बनते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी मैं वृत्त के बारे में देता हूँ। वृत्त, ये जो गोल घेरा है ये क्या है? ये वृत्त है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्र। इस केंद्र को हम O से लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोबारा देख लीजिए, ये केंद्र है और यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से, और वापस यहीं पर आ गए, यहीं पर आ गए। यहाँ से चले थे, यहीं आ गए। ये पूरी की पूरी इसको बोलते हैं परिधि। परिधि। अब ये यहाँ से यहाँ तक इतनी सी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को R से लिखते हैं, R, ये त्रिज्या है। कोई भी जब वृत्त बनाते हैं तो हमें त्रिज्या का पता होता है, तभी वृत्त बनता है। बिना त्रिज्या के वृत्त नहीं बनता। क्योंकि जब रचना आएगी तब बताऊंगा। जब प्रकार को खोल करके और उस त्रिज्या के साइड में ऐसे प्रकार को घुमाते हैं तो ये बनती है। तो अब इस त्रिज्या को पूरा करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं, तो इसको पूरे को बोलते हैं A से B तक। ये पूरा है व्यास। तो आप बताइए, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, डबल R, जिसको बोलते हैं 2R। ये व्यास बन गया। R त्रिज्या है, 2R इसका डबल दुगुना व्यास बन गया, ये व्यास है।
और ये पूरी क्या थी, परिधि थी। तो वृत्त में 3 बड़ी चीज़ होती है, क्या क्या, एक तो ये परिधि है, ये त्रिज्या है, ये पूरा क्या है, व्यास है, ये ओ केंद्र है और ये ए से लेकर बी तक व्यास है। आपको व्यास दे दिया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप को कहे त्रिज्या कितनी है, तो क्योंकि अपने को पता है व्यास दुगना होता है तो इसको आधा करो ना तो आर आ जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी, इसको 2 से भाग दो तो 18 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बन जाती है। अब वृत्त वाली प्रश्नावली में एक शब्द और आता है, जीवा। ये जीवा क्या है, जीवा का मतलब है ये कोई वृत्त है तो इसकी परिधि को यहाँ से यहाँ तक अगर काटते हैं तो इसको नाम दे दो ए बी, ये केंद्र है। तो ये ए बी जो है, ये ए बी क्या है, ये जीवा है। अब समझ गए आप, परिधि पर से किन्हीं 2 बिंदुओं को काट कर खींची गई जो रेखा है वो वृत्त की जीवा होती है। अब आप बताइए एक वृत्त पर कितनी जीवा बना सकते हैं, कई जीवाएं बना सकते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, इसी साइड की जरूरत नहीं है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इस साइड से भी करेंगे तो ये जीवा है, ये जीवा है। मतलब आप कैसे ही वृत्त ले लो, अगर आपने यूं कर दिया तो ये जीवा है, ये जीवा है। कितनी जीवाएं, अगर कोई जीवा केंद्र में से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है केंद्र में से, तो वो क्या होगी, व्यास। समझ में आई बात, ये केंद्र है, इसमें से ये जीवा यहाँ से निकल रही है ना, कई जीवाएं निकलती है, लेकिन जो केंद्र में से निकलेगी उसको क्या कहेंगे, ये केंद्र है ओ, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे व्यास। तो जो जीवा केंद्र में से गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। आपको आज इतनी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, देखते रहिए, पढ़ते रहिए घर पर। जय माँ सरस्वती, जय भारत।